भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की प्रशंसा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। उन्होंने पद्म भूषण डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 91वीं जयंती के अवसर पर रविंद्र भारती में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। चूंकि वह एक छात्र थे, इसलिए सिनारे को तेलुगु साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉक्टर प्रतिभा राय को सिनारे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति ने सिनारे की प्रशंसा एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में की जिन्होंने राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में कई पद प्राप्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल किया कि मेट्रो का विस्तार पुराने शहर तक क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग उन ताकतों को बताएंगे जो पुराने शहर के विकास में बाधक है। वह हैदराबाद की अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में भाग्यलक्ष्मी मंदिर गए थे। मंदिर के पुजारियों और प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में सिंधिया ने देवी की विशेष पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने शहर का कल्याण और विकास भाजपा की नीति है। सिंधिया ने आश्वासन दिया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो पुराने शहर का विकास कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर ऐतिहासिक है और वह देवी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं कि इस भव्य प्राचीन ऐतिहासिक भाग्यलक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन करने का मुझे मौका मिला। भारत की प्राचीनता, भारत का इतिहास का एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे समक्ष हमें देखने को मिल रहा है। साधारण तौर पर हैदराबाद की जब बात आती है तो चार मीनार का संदर्भ लिया जाता है और जितना प्राचीन चार मीनार है शायद उतना ही प्राचीन या उससे ज़्यादा भी प्राचीन यह भाग्यलक्ष्मी भगवान का मंदिर है। और आज यहाँ दर्शन करके अत्यंत शांति और एक भव्यता महसूस करने को मुझे मिला है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख सड़कों के साथ साथ आंतरिक सड़कों का भी काफी विकास किया जा रहा है। उन्होंने बंसीलाल पेट संभाग अंतर्गत फलिमीना चर्च के समीप 32 लाख करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले वीडीसीसी सड़क निर्माण कार्यों को लोकार्पण किया। मंत्री तलसानी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सभी कॉलोनियों और बस्ती में करोड़ों रुपए की लागत से अधिकांश सीवरेज, पानी की पाइपलाइन और सड़क निर्माण कार्य किए गए। उन्होंने बताया कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की कई समस्याओं का स्थायी समाधान किया गया है। उपलम्मा मंदिर के दर्शन के दौरान मैनहोल से सीवरेज का पानी बहता देखा गया। अधिकारियों को यह देखने के आदेश दिए गए कि कहीं कोई रिसाव तो नहीं है। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि लिवर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और लिवर की देखभाल और स्वास्थ्य को बनाए रखने सभी की जिम्मेदारी है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए लकड़ी का पुल ग्लोबल अस्पताल के तत्वावधान में ताज डेक्कन में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महमूद अली ने शिरकत की। इस अवसर पर ग्लोबल अस्पताल ने तेलुगु राज्यों में 900 लिवर ट्रांसप्लांटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। यह सभी के लिए गर्व की बात है कि हैदराबाद हेल्थ हब बन गया है। उन्होंने याद दिलाया कि कई विदेशी भी शहर आते हैं और इलाज करवाते हैं। गृह मंत्री महमूद अली ने डॉक्टरों को देवताओं के बाद देवता बताया। किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को पत्र लिखा है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में साइंस सिटी की स्थापना को लेकर किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर को पत्र लिखा है। उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को पहला पत्र लिखकर विज्ञान शहर के संबंध में आवश्यक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय हैदराबाद शहर में स्थापित करना चाहता है। फिर 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव और तेलंगाना राज्य सरकार के मुख्य सचिव को इसी विषय पर एक पत्र लिखा गया। हालांकि जैसा कि तेलंगाना सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मैंने आपको 6 मई 2022 को एक और पत्र लिखा है। मंत्री केटीआर ने कोयले पर केंद्र सरकार की नीति पर व्यंग्य किया। केटीआर ने ट्विटर पर आलोचना की कि एनडीए सरकार की योजना और दूरदर्शिता की कमी के कारण घरेलू स्तर पर कोयले की कमी है।
केटीआर ने कहा कि कोयले के आयात की ऊंची लागत से लोगों के बिजली शुल्क बढ़ेंगे। लोग जानते हैं कि इसके लिए किसे धन्यवाद देना चाहिए। वहीं केटीआर ने ट्विटर पर याद दिलाया कि देश में अगले 100 सालों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। आबकारी मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सभी बीसी को देश भर में एकता हासिल करनी चाहिए और बीसी का विकास ही राष्ट्रीय विकास है। इसके लिए ये दिल्ली के केंद्र में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन करना चाहते हैं। उन्होंने सभी बीसी से 7 अगस्त को दिल्ली में आयोजित ओबीसी राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने का आह्वान किया। मंत्री ने बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ के साथ 7 अगस्त को दिल्ली के तालकोटोर स्टेडियम में मंत्री आवास पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के ब्रोशर का अनावरण किया। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णैया बीसी के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाना चाहते हैं। उन्होंने बीसी कर्मचारियों पर से आपराधिक मामले हटाने की मांग की। बीसी सेना ने विद्यानगर में बीसी भवन में एक राष्ट्रीय बैठक की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कृष्णैया ने कहा कि अगर वाईएसआरसीपी संसद में बीसी के लिए 50% आरक्षण देने वाला विधेयक पेश करती है तो यह दुखी बात है कि सत्तारूढ़ भाजपा इसे स्वीकार नहीं करेगी। वे विधानसभा और संसद चुनावों में पिछड़े को लिए 50% आरक्षण चाहते हैं। नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य और कृष्णैया ने कहा कि 9 अगस्त को जनगणना में जाति गणना की मांग को लेकर चलो दिल्ली और संसद घेराबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दिल्ली का दौरा कर रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। देश के ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक गठबंधन के गठन पर चर्चा हुई थी। सीएम केसीआर पिछले 5 दिनों से दिल्ली में हैं। उन्होंने अपने घर में कई वरिष्ठ अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों से बातचीत की। निर्धारित समय पर जेईई परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण दुंडिगल आईआरई हैदराबाद में छात्रों के माता-पिता नाराजगी जताई। जेईई मेंस की परीक्षा कल दोपहर होनी थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के अधिकारियों ने इसे आयोजित नहीं किया। 6 घंटे इंतजार करने के बाद परिजन परेशान हुए। उन्होंने रोष व्यक्त किया कि आईआरई शिक्षण संस्थान छात्रों के जीवन से खेल रहा है। चौपहिया वाहन चोरी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्यों को शमशाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 15 कारें जब्त की गई। एसओटी शमशाबाद राजेंद्र नगर पुलिस ने मिलकर कार चोरों को पकड़ा। शहर के जावेद और जहीर अमर खान दिल्ली निवासी गुलाम नबी के साथ कार चोरी करते थे। OLX में वाहन की तलाश में वे दिल्ली से गुलाम नबी के संपर्क में आए। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में चोरी की गई 15 कारें हैदराबाद में बेची गई। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी के खिलाफ दिल्ली में अब तक 15 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि जब्त की गई कारों की कीमत करीब 2 करोड़ 30 लाख है। माधापुर केबल ब्रिज के ऊपर से दुर्गम तालाब में एक अज्ञात महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। ऐसा लगता है कि उसने रात में पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना पर माधापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने महिला की आत्महत्या की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी उसके पते का ब्यौरा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के मेडिकल अफसरों की एक टीम ने हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया। वहां की चिकित्सा पद्धतियों और हॉस्पिटलों के विकास का अध्ययन किया। साथ ही चिकित्सा निगम की कार्यप्रणाली का जायजा लिया है। इन सभी पर चिकित्सा विभाग सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें कहा जाएगा कि तमिलनाडु सरकार सरकारी अस्पतालों में कुछ सेवाओं के लिए मामूली शुल्क ले रही है। यहाँ भी इस तरह की कार्यप्रणाली के विषय में सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर सरकार इस प्रस्ताव को हरी झंडी देती है तो ऐसी सुविधाओं वाले अस्पताल में न्यूनतम शुल्क वसूला जाएगा। तमिलनाडु में कुल 28 केंद्रों पर सीटी स्कैनिंग मशीनें उपलब्ध हैं। तेलंगाना में केवल 21 है। उनमें से ज़्यादातर हाल ही में मौजूद है।
तमिलनाडु के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन के लिए न्यूनतम 500 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में 5 से 7,000 रुपये लिए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में एमआरआई स्कैन 7,500 से 9,000 रुपये के बीच होता है। वहां से सरकारी अस्पतालों में 2,000 रुपयों में स्कैनिंग की जा रही है। इसी तरह से होने वाला इनकम तमिलनाडु राज्य चिकित्सा सेवा निगम के खाते में जमा की जाती है। वहां के अधिकारियों ने राज्य की मेडिकल टीम को बताया कि इतना पैसा निगम चलाने के लिए काफी होता है। उस पैसे का उपयोग सभी अस्पतालों के लिए पर्याप्त दवाइयां खरीदने के लिए किया जाता है। साथ ही दवा कंपनियों को पैसे 1 महीने के भीतर दिए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकार से फंड की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा निगम मुख्य रूप से आईएमएल की तरह ही, जिसका अर्थ है इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, और एएमएल में इमरजेंसी दवाइयां ध्यान दिए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि एएमएल में सिर्फ स्पेशलिटी दवाइयां होती है और निगम जरूरत पड़ने पर इन्हें खरीदता है, जबकि हमारे राज्य में भी बेहतर सेवाओं को लागू करने के लिए चिकित्सा विभाग ने पहले से ही कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं। हमारे राज्य में दवाइयों की खरीदी के बाद कम से कम 6 महीने तक सप्लाई करने वाली कंपनियों को भुगतान नहीं किया जाता है। निगम द्वारा सप्लाई करने वाली कंपनियों को बिल नहीं दिया जाता है, वह वित्त विभाग को भेजता है। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि पैसा होगा तो बिल पास किया जा सकेंगे, इसलिए उन्हें दवाइयों की सप्लाई नहीं की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिल दिया भी जाता है तो देरी मिलने की आशंका से रेट ज्यादा लगाए। कई लोगों का कहना है कि डॉक्टर सरकारी अस्पतालों के बाहर वाली दवाइयां लिखते हैं। कई बार दवाइयां समय पर नहीं मिलने से दिक्कत होती है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु की तरह निगम को एडवांस के तौर पर निधि उपलब्ध कराई जाती है तो बेहतर होगा। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों निम्स और एमएनजे स्कैन के लिए चार्ज वसूल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एमएनजे कैंसर अस्पताल में पेटा स्कैन मशीन है। निजी अस्पतालों में एक बार पेटा स्कैन के लिए 25 से 30,000 रुपये चार्ज किया जाता है। एमएनजे करीब 5,000 रुपये चार्ज कर रहा है। निम्स में सिटी स्कैन के लिए 3,000 रुपये तक चार्ज भी करते हैं। बाहर से 2 गुना चार्ज लिया जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट की राय है कि इन दिनों अस्पतालों की तरह प्रमुख अस्पतालों में स्कैनिंग टेस्ट के लिए लगाए जाने वाले मामूली शुल्क से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल अस्पताल के रखरखाव और विकास के लिए किया जाए। तमिलनाडु की तरह हमारे राज्य के अस्पतालों में स्कैनिंग टेस्ट के लिए न्यूनतम शुल्क लिया जाए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा। सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा।